Hi, this is सलमान खलील, योर इंग्लिश टीचर। इंटरमीडिएट इंग्लिश पार्ट 2 में फर्स्ट ऐसे जो सर जेम्स जीन्स ने अपना लिखा, उसमें उसने उस ऐसे का नाम द डाइंग सन क्यों रखा। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखें। चलते हैं। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सलमान खलील, योर इंग्लिश टीचर। अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें आपने हमारी कायनात में होने वाली एक चेंज उसको ऑब्ज़र्व किया। और ये क्या चेंज थी, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आपने देखा और उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, इसका जवाब हम अपने लेक्चर के लास्ट में आपको देंगे। बल्कि पहले आपसे पूछेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे, और ताकि आपको इसका जवाब मिले कि सर जेम्स जी ने द डाइंग सन, जो कि उन्होंने अपना पहला लेसन लिखा है, उसका नाम ये क्यों रखा। आगे मूव करते हैं जी। तो हमारा आज का जो लेसन है वो है द डाइंग सन, जो कि मॉडर्न ऐसे नंबर 1 है जिसे सर जेम्स जीन्स ने लिखा है। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? यस सर। यस प्लीज़। यस सर। ऑलराइट, ओके। तो आज का हमारा ऐसे है द डाइंग सन, और इस मज़मून को लिखने वाले जो ऑथर हैं उनका नाम है सर जेम्स जीन्स। पूरा नाम हॉपवुड जीन्स। आई एम सॉरी। सबसे पहले आज हम थोड़ा सा उनकी बायोग्राफी के बारे में देखते हैं, उनकी लाइफ के बारे में देखते हैं, और उसके बाद हम अपने लेसन के साइनॉप्सिस की तरफ जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप इंग्लिश फिजिस्ट थे, आप एस्ट्रोनॉमर भी कहलाते हैं, और आप मैथमेटिशियन भी कहलाते हैं। इसके अलावा आपकी जो फेम है वो एज ए फिलासफर ऑफ साइंस आपने इस दुनिया में नाम कमाया है। आपकी पैदाइश 11 सितंबर 1877 को हुई, और आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किया। इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी में भी थे, और आपके कामों में चंद एक काम मैंने आपके सामने रखे हैं, आपकी बुक नेम रखे हैं। इसके अलावा कुछ उनके मेडल्स हैं, कुछ उनकी अचीवमेंट्स हैं, वो भी इनकी हैं। लेकिन आप इनमें सर फहरिस्त देख सकते हैं जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको नंबर 1 पोजीशन पर जो नज़र आ रहा है वो है द मिस्टीरियस साइंस। ये मिस्टीरियस साइंस ये आपकी बुक है जो कि आपने 1931 में लिखी। तो इस बुक को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इस बुक में आपने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था द डाइंग सन। द डाइंग सन, राइट। तो ये द डाइंग सन, ये सोर्स ऑफ ऐसे जो है इसका, ये आपकी बुक है द मिस्टीरियस साइंस, जो कि आपने 1931 में लिखी। इसके अलावा आप अगर अपनी लेगेसी में देखें तो आपने बड़ा मैसिव कंट्रीब्यूशन किया है। क्वांटम थ्योरी के अंदर किया है, थ्योरी ऑफ रेडिएशन में किया है, सोलर इवेल्युएशन में किया है। अचीवमेंट में अगर हम बात करें तो आपको नाइट का टाइटल मिला था। नाइट का मतलब है आपको सर का खिताब दिया गया था। किस वजह से दिया गया था? जस्ट फॉर हिज सर्विसेज टू साइंस। आपने चूँकि साइंस में अहम रोल प्ले किया, और इस अहम रोल की वजह से आपको नाइट का टाइटल दिया गया। यहाँ तक आपकी लाइफ के बारे में पॉइंट्स क्लियर हैं? कम ऑन। यस सर। जी बेटा, बताइएगा ज़रा। यस सर। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये अभी हमने आपको बताया कि सोर्स ऑफ ऐसे हमारा क्या है कि मिस्टीरियस यूनिवर्स, जो कि आपकी बुक है, वहाँ से ये द डाइंग सन लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जी। आज के हमारे ऐसे में हम अपने ऐसे को मुख्तलिफ पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है हमने। वो पार्ट्स क्या हैं आज के हम ऐसे में देखेंगे। स्टार्स क्या हैं, नंबर्स ऑफ स्टार्स क्या हैं, उसके बाद हम स्टार का जो साइज़ है वो देखेंगे, और उसके बाद हम इनका म्यूचुअल डिस्टेंस देखेंगे कि इनका बाहमी जो दरमियानी इनका डिस्टेंस है वो क्या है, और उसके बाद हम टेम्परेचर
के बारे में देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है स्टार्स का, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ज़िंदगी का जो रोल है, ज़िंदगी का जो पार्ट है, वो इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस पूरी कायनात के अंदर उसका क्या रोल है, क्या पार्ट है, ये भी देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि मिल्की वे क्या होती हैं और मिल्की वे के बियॉन्ड में क्या चीज़ मौजूद है, उसका माहौल कैसा है, ये भी देखेंगे। और सर जेम्स जीन्स हमें बताते हैं कि ये जो अर्थ है इसकी क्रिएशन कैसे हुई, सर जेम्स जीन्स ने हमें ये भी बताया। तो आज के लेसन में हम ये भी देखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, ये देखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी यूनिवर्स है, ये जो हमारी कायनात है, ये इस कदर फ्राइटनिंग क्यों है, इस कदर टेरिफाइंग क्यों है, ये भी देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन, यानी वो कौन सी बेसिक बेसिक कंडीशंस, बेसिक हालात कौन से हैं ज़िंदगी के लिए कि वो ज़िंदगी को पॉसिबल बना सके इस ज़मीन के ऊपर। तो ये तमाम जो टॉपिक्स हैं आज के लेसन में हमने देखने हैं। तो आप लोग रेडी रहिए। और ये एक आपको बताते चलें टिप के तौर पर कि ये जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आज के हमारे ये पूरे साइनॉप्सिस के अंदर हमने वो क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यस जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि स्क्रीन क्लियर है आपको? यस प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट ऑलराइट, बिल्कुल बेटा रेडी रहिएगा। थोड़ा सा हमने पेसअप करना है अपने आप को, चूँकि हम एक लेसन के अंदर ही हम एक लेक्चर के अंदर ही हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि आप तमाम लेसन्स एक एक दिन की बुनियाद पर आप उसको कवर करते चले जाएं और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते चले जाएं। जी, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास ये जो हमें हेडिंग हम आज डिस्कस करेंगे वो है स्टार्स। स्टार्स हैं क्या? तो यहाँ पर सर जेम्स जीन्स हमें बताते हैं कि स्टार्स क्या हैं। वो हमें बताते हैं कि स्टार्स हैं कलेक्शन ऑफ फायर्स, कलेक्शन ऑफ गैसेस। अगर हम बात करें कि हमारे पास यूजुअली हम देख रहे होते हैं ऐसे स्टार को, राइट? तो स्टार ये तो हमें एक शक्ल दिखाई जाती है, राइट? तो स्टार एक्चुअली क्या है, अगर देखिएगा, ये देखिएगा दिस वन, ये अगर देखते चले जाएं, अगर मैं आपके सामने ये फायर जो है मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे पास होगी, ये देखिएगा। अगर मैं आपके सामने ये फायर रखता हूँ तो इसको डिफरेंट शक्ल में आप फायर रखें, और इसी तरह से यहाँ से कोई गैसेस निकलती हों, यहाँ से कोई गैसेस हों, ये गैसेस हों, ये गैसेस हों, तो बेटा ये जो आप अगर आप देखें, इनको कलेक्ट कर दें, इनका एक कलेक्शन बना दें, तो इस कलेक्शन को सर जेम्स जीन्स क्या कहते हैं कि ये स्टार्स हैं, राइट? तो स्टार्स के बारे में वो हमें बताती हैं कि स्टार्स आर फायर्स, कलेक्शन ऑफ फायर्स एंड कलेक्शन ऑफ गैसेस। तो आपसे जब भी पूछा जाए तो आप यही बताइएगा कि स्टार्स आर कलेक्शन ऑफ फायर्स एंड गैसेस। और ये क्या है, ये पूरी कायनात के अंदर फैले हुए हैं, अक्रॉस द यूनिवर्स, अक्रॉस द यूनिवर्स ये फैले हुए हैं। और उसके बाद ये गिव वार्मथ, दे गिव वार्मथ इन द सराउंडिंग एरिया, अपने सराउंडिंग एरिया के अंदर, अपने इर्द गिर्द के माहौल में ये क्या दे रहे हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वार्मथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि वी मे थिंक ऑफ them एज अ बॉल्स ऑफ फायर। हम इनको बॉल्स ऑफ फायर भी कह सकते हैं, हम इन्हें गेंद भी कह सकते हैं, आग के गेंद भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे कायनात में एक बॉल्स ऑफ फायर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, बॉल्स ऑफ फायर की शक्ल में पाए जाते हैं। तो आप बॉल्स ऑफ फायर के लिए आपने परेशानी होना, देखिए ये पूरी कायनात है, ये देखिएगा, ये बॉल्स हैं, ये देखिएगा, ये बॉल्स ऐसे इस तरीके से ये पूरे यूनिवर्स में इस तरह से ये बिखरे हुए हैं, राइट? ये इसलिए हम इसको बॉल्स ऑफ फायर भी कह सकते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि व्हाट आर स्टार्स। जी, कौन बच्चा बताएगा कि स्टार्स क्या हैं? जल्दी से बताइए, शाबाश जी। यस, व्हाट आर स्टार्स? कम ऑन। सबसे पहले स्टार्स क्या होते हैं? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? Yes, sir. Star are a collection of fire and gases. शाबाश, वेरी गुड। स्टार्स आर कलेक्शन ऑफ फायर्स एंड गैसेस। और उसके अलावा आपने अगर पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं।
इसके बाद इस चैप्टर में हमें सर जेम्स जीन्स बताते हैं कि नंबर्स ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स के नंबर्स क्या हैं। नंबर का मतलब है इसकी तादाद, याद रखिएगा, तादाद। इसकी नंबर्स यानी इसके तादाद क्या है। तो एक्चुअली ये थ्योरी है, और इसमें एक्चुअल नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन उसने आइडिया ये बताया, उसने प्रोबेबिलिटी बताई है। उसने कहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। अगर आप पहले, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी, आपके सामने ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। इसको देखिएगा, ये ज़रा देखिएगा, गौर से देखते जाइए। इस तरह से ये छोटे छोटे अगर मैं बनाता चला जाऊँ, ये देखिएगा छोटे छोटे से स्टार्स ये मैं बना रहा हूँ, लाइट स्पोर्स, ठीक है। इनके साइज़ के इनकी ना स्ट्रक्चर पे नहीं आपने जाना, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से पूरी कायनात के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर जो ये फैले हुए हैं, इस तरह से ये स्टार्स इस तरह से फैले हुए हैं। ये इनकी तादाद में देखिएगा, ये क्या तादाद है। अगर आपको काउंटिंग करने के लिए कहा जाए, आप इसकी काउंटिंग नहीं कर सकेंगे। वाई नॉट पॉसिबल टू काउंट देम, बिकॉज दे आर काउंटलेस इन नंबर्स। स्टार्स क्या है, वो कहता है कि स्टार्स की जो तादाद है, द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स है, वो कहता है इट इज इक्वल टू द ग्रेन ऑफ सैंड्स ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो जिस तरह से एक आइडिया उसने बताया है, सर जेम्स जी हमें यहाँ पर बताते हैं कि एक्चुअली क्या है, स्टार्स की जो तादाद है वो काउंटलेस हैं और अपने नंबर के मुताबिक। तो लेकिन वो इसको कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर सर जेम्स जी इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं कि अगर साहिल समुंदर पर मौजूद ग्रेन्स जो हों, ग्रेन्स ऑफ सैंड यानी रेत के जो ज़र्रात हों, उन ज़र्रात को अगर आप काउंट करें तो उन ज़र्रात के बराबर, और ना सिर्फ एक साहिल समंदर के, बल्कि दुनिया भर के साहिल समंदर के ज़र्रात के बराबर उनकी तादाद हो सकती है। तो इस तरह से ये ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स, यानी यहाँ पर सर जेम्स जीन्स हमारे सामने एक प्रोबेबिलिटी की शक्ल में रखते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप ये बता सकेंगे कि स्टार्स की जो तादाद है इन द यूनिवर्स वो क्या है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड्स ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। पॉइंट क्लियर है बेटा आपको? यस सर। और आई थैंक यू। ये नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिएगा साइज ऑफ स्टार्स। अच्छा, साइज ऑफ स्टार्स में आपने देखना है कि साइज ऑफ स्टार क्या है। अच्छा देखिएगा, साइज ऑफ स्टार जो है ना वो मुख्तलिफ शक्लों में हमें बताते हैं। सर जेम्स जीन्स बताते हैं कि ये स्टार छोटे भी हो सकते हैं, ये स्टार बड़े भी हो सकते हैं, राइट, और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, राइट। और वो बताती हैं कि जो सूरज है, सूरज भी एक तारा है, सूरज भी एक तारा है। क्यों? क्योंकि इट इज आल्सो a collection of fires, it is also a collection of gases। तो इस तरह से वो हमें बताते हैं सर जेम्स जीन्स इस चैप्टर के अंदर कि स्टार्स क्या हैं। स्टार्स में बी कंपेयर्ड टू एन ऑब्जेक्ट, राइट, टू एन ऑब्जेक्ट विच इज इन विच थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसा सितारा हो जिस सितारे के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों ज़मीनें उसके अंदर पैक कर दी जाए, और पैक करने के बाद भी उसके अंदर खाली जगह बच जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइज ऑफ स्टार्स। यहाँ पर उन्होंने हमें इस तरह से बताया है कि इस सितारे के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों ज़मीनें भी अगर आप इसके अंदर पैक कर दें, ये देखिएगा, मैं इसके अंदर स्टार्स के अंदर लाखों करोड़ों ज़मीनें पैक करता चला जा रहा हूँ, और ये इसके बावजूद भी इसके अंदर स्पेस बाकी रह जाएगी। तो इस तरह से ये स्टार्स का क्या बताया है, सर जेम्स जी ने हमें साइज बताया है। जी, साइज ऑफ स्टार्स के बारे में आपको पता चला है? जी प्लीज, यस प्लीज। जी बेटा, साइज ऑफ स्टार्स के बारे में बताएंगे? जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं?
यस प्लीज़। तो बेटा अभी आपने ये देखा कि साइज़ ऑफ स्टार्स के बारे में भी हमने आपको बताया कि स्टार्स के साइज़ डिफरेंट होते हैं। कुछ स्टार्स बड़े होते हैं साइज़ में, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ इस कदर बड़े होते हैं कि उनके अंदर, उन स्टार्स के अंदर हज़ारों, लाखों, करोड़ों ज़मीनें उसके अंदर समा सकती हैं और उसके बावजूद वो खाली जगह छोड़ देते हैं। तो इसको हम कहते हैं, सर जेम्स जीन्स हमें बताते हैं कि इस कदर है बड़ा साइज ऑफ स्टार। तो साइज ऑफ स्टार में बी कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट मीन स्टार्स कह लें आप यहाँ पर, इन विच थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड एंड इवन देन दे वुड लीव स्पेयर रूम इनसाइड, अंदर वो फिर भी फालतू जगह छोड़ देंगे। तो ये है हमारा साइज ऑफ स्टार्स। पॉइंट समझ आ गया है? बताइएगा। यस सर। यस, तमाम स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड किया करें। यस प्लीज जी। यस सर। ऑलराइट, अच्छा अब ये आपने नेक्स्ट देखना है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, यानी स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी इमेज ज़रा नोट कीजिएगा। तो इस इमेज को नोट करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ आएगा कि सर जेम्स जीन्स हमें क्या बताती हैं। ये मैं सरफेस ओशन आपको ओशन की जो सरफेस है वो दिखा रहा हूँ आपको, राइट। ये सतह समंदर है और यहाँ पर वो हमें बताती हैं कि अगर एक स्केल बनाया जाए और सतह समंदर के ऊपर आप देखें कि एक सितारों को आप एक शिप की तरह समझें, कंसीडर करें, यानी कि एक ये शिप है और एक ये शिप है। वो कहते हैं कि एक ये शिप है और एक ये शिप है। वो कह रहे हैं अगर स्केल बना लिया जाए तो एक सतह समुद्र पर ये दोनों शिप का जो दरमियानी फासला है वो मिलियंस ऑफ माइल्स अवे, यानी वो कहते हैं कि एक शिप दूसरे शिप से जो फासले पर है वो मिलियंस ऑफ माइल्स अवे है। तो इस वजह से ये शिप इसके करीब नहीं आ पाता और ये शिप इसके करीब नहीं आ पाता। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस मौजूद है। इसी तरह से वो ये कहते हैं सर जेम्स जीन्स के कायनात में सितारे जो फैले हुए हैं, तो एक ये स्टार है और एक ये स्टार है। तो वो ये कहते हैं कि एक सितारा कायनात में दूसरे सितारे से इतने ही फासले पर मौजूद है और वो कायनात में इसी तरह से वो ट्रैवल करते चले जा रहे हैं कि एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। तो यहाँ पर उन्होंने बात की है कि देयर मे बी मिलियंस ऑफ माइल्स डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स and this is why a star seldom finds another star near it, यानी seldom means शाज़ा नाज़र, एक तारा दूसरे के करीब नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि इट इज मिलियंस ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द नेबर स्टार, यानी जो नज़दीकी सितारे से मिलियंस ऑफ माइल्स अवे पर मौजूद है, डिस्टेंस पर मौजूद है। जी बेटा, ये बताइएगा कि ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। शाबाश, मुझे रिस्पॉन्ड किया करें, राइट। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें सर जेम्स जीन्स क्या बताते हैं इस लेसन के अंदर। नेक्स्ट हमें सर जेम्स जीन्स बताती हैं कि टेम्परेचर ऑफ स्टार्स क्या है। अच्छा बेटा देखें, अभी मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर फायर है, देखिएगा, और ये फायर ये जलती चली जा रही है, ये फायर है, ये फायर है, ये फायर है। पहले हमने देखा कि ये जो स्तारा है, यानी कि जो स्टार है, वो क्या, अभी हमने देखा कि कलेक्शन ऑफ फायर्स और कलेक्शन ऑफ गैसेस, कलेक्शन ऑफ फायर, कलेक्शन ऑफ गैसेस, हमने ये देखा। तो इसी वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसी वजह से इसका टेम्परेचर होगा एक्सट्रीमली हॉट। तो एक्सट्रीमली हॉट होने की वजह से एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल ओवर देयर, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जल जाएगी, तो इतना टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर ऑफ स्टार जो है इसी वजह से एक्सट्रीमली हॉट हैं ये, और कोई भी चीज़ वहाँ पर मुमकिन ना तौर पर मौजूद नहीं रह सकती। तो सर जेम्स जीन्स हमें बताती हैं कि द टेम्परेचर ऑन स्टार इज सो हाई दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ओवर देयर। लाइफ इज ओनली पॉसिबल इन अ नैरो बेल्ट। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मौजूद
कहाँ पर पॉसिबल है, वो सिर्फ नैरो बेल्ट पर पॉसिबल है। अब नैरो बेल्ट क्या होती हैं अभी मैम आपको बताती हैं जी। नैरो बेल्ट पर पॉसिबल है, और दैट इज द स्पेसिफिक। और उसके बाद है ये जो नैरो बेल्ट है, ये क्या है, विच इज द स्पेसिफिक एरिया अराउंड द सन। ये आर नहीं है, एरिया है, एरिया अराउंड द सन। सूरज के अतराफ में एक खास एरिया है जहां पर लाइफ पॉसिबल है एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। अच्छा, मैं अभी आपको इसको थ्रू डायग्राम बताता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, ज़रा देखिएगा गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। अभी हमने देखना है कि नैरो बेल्ट क्या है और लाइफ वहां पर पॉसिबल क्यों है। देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, थ्रू डायग्राम देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए बेटा कि अगर हम बात करें ये सूरज की, मैं आपके सामने अभी सूरज बना देते हैं अभी आपको। ये ज़रा देखिएगा, आपके सामने अभी हम यहाँ पर सन ड्रॉ करेंगे जी। ये ज़रा देखिएगा, ये देखिएगा, ये सन है, राइट। ये मैं आपके सामने सन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये सन ड्रॉ किया है। अब इस सन को ड्रॉ करने के बाद इसके चारों अतराफ में क्या बनेगी। सर आपकी वॉइस ड्रॉप हो गई है। जी बेटा, बाकी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेटा, बाकी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, ये देखिएगा, सूरज के अतराफ में एक बेल्ट बनी नज़र आ रही है आपको। एक तो ये स्पेसिफिक एरिया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सूरज के अतराफ में देखते जाइएगा, अब एक और बेल्ट आप देखिएगा। उसके बाद सूरज के अतराफ में ये ज़रा देखिएगा, ये दूसरी बेल्ट, ये देखेंगे, ये ब्लू बेल्ट मैं आपके सामने मैंने बनाई, राइट। उसके बाद फिर देखिएगा, अगेन देखिएगा बेटा, देन देखिएगा ये, फिर हम बनाने लगे हैं एक बेल्ट। उसके बाद फिर देखिएगा बेटा, ये फिर इसके ऊपर एक बेल्ट है, ये देखिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, अगेन देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, एक और बेल्ट आ गई है, ये रेड किस्म की बेल्ट मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये देखिएगा, रेड कलर की ये बेल्ट है। फिर देखिएगा, अगेन देखिएगा बेटा जी, फिर देखिएगा एक और बेल्ट बन रही है, ये देखिएगा। उसके बाद अगेन देखिएगा, फिर देखिए, ये देखिएगा, अगेन देखिएगा, एक और बेल्ट है, ये ब्लू बेल्ट देखिएगा, राइट। फिर देखिएगा, अगेन देखिएगा, ये देखिएगा, रेड कलर में फिर हम बेल्ट बना रहे हैं आपके सामने, राइट। और उसके बाद आप फिर देखिएगा, अगेन, ये देखिएगा, फिर एक बेल्ट देखिएगा। ये देखिए, अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि लाइफ कहाँ पर पॉसिबल है। देखिए कि लाइफ जो है यहाँ पर सर जेम्स जी हमें बताते हैं कि लाइफ इज पॉसिबल ओनली कहाँ पर, लाइफ कहाँ पर पॉसिबल है, ओनली इन नैरो बेल्ट। ये नैरो बेल्ट, अब नैरो बेल्ट देखिए क्या है, ये सूरज है आपके सामने, राइट। और सूरज के चारों तरफ में बेल्ट्स बनी हुई हैं, एक ये बेल्ट बनी है पहली, फिर ये दूसरी बेल्ट, ये तीसरी बेल्ट, यानी एक लेट्स सपोज कर लेते हैं हम, ये वाली जो बेल्ट है, ये दिस बेल्ट, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, प्रॉपर डिस्टेंस, ये एक ख़ास फासला है, इस फासले पे ये जो बेल्ट बनी हुई है बेटा, यहाँ पर आपकी अर्थ प्लैनेट मौजूद है यहाँ पर, राइट। और ये अर्थ प्लैनेट इसके अराउंड में ऐसे रोटेट करता चला जा रहा है, राइट, ऐसे। तो ये अर्थ प्लैनेट जिस जिस एरिया में मूव करता है, उस एरिया को हम एक खास बेल्ट कहते हैं, उसको कहते हैं टेम्परेचर बेल्ट, टेम्परेचर बेल्ट। तो ये है टेम्परेचर बेल्ट। लाइफ सिर्फ इसी बेल्ट के अंदर पॉसिबल है, और आपका जो अर्थ प्लैनेट है वो भी इसी के अंदर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट है, और अगर इसके इनसाइड की तरफ अगर आप मूव करते हैं, इनसाइड मूव करते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, लाइफ आपकी ख़त्म हो जाएगी, बर्न अप हो जाएगी। और अगर आप बाहर की तरफ मूव करते चले जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है और लाइफ जो है वहाँ पर फ्रीज हो जाएगी। तो इसलिए लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल ऑन दी टेम्परेचर बेल्ट, यानी यहाँ पर उसने बताया कि इन
टेम्परेचर इन अ नैरो बेल्ट। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द नैरो बेल्ट। जी जल्दी से बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर बेल्ट समझ आया आपको? यस सर। जी अ, बताइए क्या आपको समझ आया है इस हवाले से कि टेम्परेचर ऑफ स्टार्स जो हैं वो क्या है? एक्सट्रीमली हॉट है, लेकिन लाइफ कहाँ पर पॉसिबल है ये बताइए ज़रा। जी सर लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है। अर्थ कहाँ पर है? अर्थ ये नैरो बेल्ट्स के साथ जी अंदर। शाबाश, अर्थ नैरो बेल्ट में। और नैरो बेल्ट क्या है? एक खास एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया है सूरज के एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर, जिसके अतराफ में जो है वो अतराफ में एक बेल्ट बनती है। उस बेल्ट को हम नैरो बेल्ट कहते हैं, जिसको हम टेम्परेचर बेल्ट भी कह सकते हैं। इनसाइड की तरफ मूव करेंगे तो लाइफ जो है टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा और लाइफ वहाँ पर बर्न अप हो जाएगी। और अगर बाहर की तरफ मूव करते हैं तो उस बेल्ट से बाहर की तरफ अगर मूव करते हैं तो लाइफ क्या हो जाएगी? फ्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से टेम्परेचर स्टार का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट है, ये लाइफ को पॉसिबल नहीं रहने देता। राइट, तो इस तरह से हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया। तो इसके बाद हमें ये देखना है कि सर जेम्स हमें बताते हैं कि जिंदगी का जो रोल क्या है इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। जिंदगी का रोल क्या है प्लान ऑफ द यूनिवर्स? इसको समझने के लिए एक छोटी सी पहले डायग्राम समझ लीजिएगा। तो डायग्राम को जब आप समझ लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। राइट, मैं अभी आपके सामने एक डायग्राम बनाने लगा हूं, तो फिर इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। ये देखिएगा, मैं आपके सामने एक कायनात बनाने लगा हूं। ये देखिएगा, ए दिस, ये पूरी मैंने फर्ज कर लें आपके सामने ये यूनिवर्स बना दी मैंने। राइट, ये आपकी यूनिवर्स बन गई। राइट, यूनिवर्स, ठीक है, ये आपकी यूनिवर्स है। राइट, अब इस पूरी यूनिवर्स के अंदर देखिएगा, मैं एक छोटा सा एक पॉइंट बनाने लगा हूँ। ये मैंने एक डॉट लगा दिया। राइट, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये जो डॉट है, राइट, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपका ज़मीन का प्लानट है, यानी कि यूँ समझ लें। राइट, अब आप ये देखिए कि पूरी कायनात के अंदर, पूरी कायनात में जो कि अनलिमिटेड है, राइट, जिसका एक पॉइंट मिलता है दूसरा पॉइंट ही नहीं मिलता। राइट, तो उसके अंदर ज़िंदगी सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। तो आप मुझे ये बताइए, जो कुछ भी हो रहा है, चेंजेस हो रही, वो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही हैं, इसके अलावा आपको कहीं भी पूरे अक्रॉस द स्पेस चले जाएं, ऑल अराउंड द यूनिवर्स चले जाएं, आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस अपने इस पॉइंट को देख रहे हैं जहाँ पर आप खड़े हैं अपनी ज़मीन के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप का उससे कोई अमल दखल नहीं है उस पूरी कायनात के किसी भी मामले में। राइट, तो इससे हम कह सकते हैं यहाँ पर सर जिम जी इसलिए हमें बताती हैं कि लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी रोल इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। आपने ये बताना है कि ज़िंदगी ऐसे लगता है कि इसका रोल ही कोई नहीं है कि इसके अंदर, यूनिवर्स की प्लानिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि बिकॉज द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, क्योंकि ये कायनात इस कदर वसी है हमारी, जबकि टेम्परेचर बेल्ट्स जो है वो मेकअप लिटिल, वो इंतहाई छोटा मुख्तसर सा पार्ट बनाती हैं। और किसका? ऑफ दी होल ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात का एक बहुत ही मुख्तसर सा हिस्सा बनाती हैं। कौन? ये जो आपकी जहाँ पर टेम्परेचर बेल्ट्स हैं, और इन टेम्परेचर बेल्ट्स में जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है आपकी अर्थ प्लेनेट पर, वो इंतहाई मुख्तसर सा पार्ट बनाते हैं। तो लिहाजा पूरी यूनिवर्स के अंदर आपका कोई रोल ही नज़र नहीं आता। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको बता देंगे। पॉइंट क्लियर है ये? यस सर। शाबाश। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिएगा, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम देखते हैं। यहाँ पर वो हमें क्या बताती हैं, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर वो सर जेम्स जी हमें बताती हैं कि स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे। अच्छा, मिल्की वे को अगर आप समझिएगा, आपने अक्सर डायग्राम में देखा होगा कि कुछ ऐसी स्पेस, इस स्पेस के अंदर हमें देखिएगा
कि लामहदूद किस्म के, अनलिमिटेड किस्म के हमें स्टार्स नज़र आते हैं, इस तरह की हमें शक्ल नज़र आती है, राइट। तो ये ज़रा देखिएगा कि ये जहाँ पर काउंटलेस स्टार्स हमें नज़र आते हैं, तो ये जो काउंटलेस स्टार हैं इनको हम कहकशां कहते हैं उर्दू में, राइट। तो ये कहकशां को आप कह सकते हैं कि ये मिल्की वे है, राइट। और मिल्की वे के अगर बियॉन्ड में चले जाएं, वहाँ पर इंतहाई कोल्ड माहौल मिलेगा आपको, इंतहाई, यानी मच कोल्डर इज देयर, राइट। माहौल जो है ना इतना, यानी बहुत ज़्यादा सर्द मौसम आपको मिलेगा, फ्रॉस्टी माहौल मिलेगा आपको, राइट। तो इसके बारे में सर जेम्स जी हमें बताती हैं कि आप की जो स्पेस जो है बियॉन्ड द मिल्की वे वो इंतहाई ठंडी है, सर्द है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर इस हवाले से इन्होंने ये बात की है, ज़रा देखिएगा कि द स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इज़ मच कोल्डर एंड देयर इज़ अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब इंतहाई ठंडा, राइट। जैसा कि 484 डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट, यानी इस कदर ये टेम्परेचर बता रहे हैं ऑन दी फॉन हीट स्केल। फॉन हीट स्केल के ऊपर एक अगर आप इसको काउंट करें तो 484 डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट है फॉन हीट स्केल के ऊपर, यानी ये है स्पेस बियॉन्ड द मिल्की। अच्छा, अब आ गया मेन क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट काम। इसके ऊपर गौर से पहले मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है, ताकि आपने पॉइंट्स क्लियर करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। जी जल्दी से मुझे बताएं, आपको आवाज़ आ रही है? डायग्राम नहीं समझ आएगी वरना आपको। जी पहले बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ओके, ये ज़रा बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंटली समझना है, फोकस के साथ समझिएगा। देखिए, अब उसने हमें यहाँ पर सर जेम्स जी ने हमें क्या बताया, उन्होंने बताया कि ये लाइफ जो है, ये जो क्रिएशन ऑफ अर्थ कैसे हुई। देखिए, वो बताते हैं कि हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले एक नायाब वाक़या, एक रेयर इवेंट हुआ इस कायनात के अंदर। वो रेयर इवेंट क्या था? उस रेयर इवेंट के नतीजे में, उसके रिजल्ट के तौर पर ये जो क्रिएशन ऑफ अर्थ, यानी कि ये हमारा प्लैनेट जो है, इसको ये भी इस तरह से भी वो पूछ सकता है कि आपका जो अर्थ प्लैनेट है वो कैसे बना। वो आपका एग्जामिनर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि ज़मीन कैसे बनी, राइट। आपको सोलर सिस्टम के बारे में कैसे वजूद में आए ये पूछ सकता है। प्लैनेट्स क्या हैं, कैसे एग्जिस्ट में आए, यानी एग्जिस्टेंस में आए। प्लैनेट्स, व्हाट आर प्लैनेट्स, हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, इस तरह से वो पूछ सकते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब हमने देखना है कि क्रिएशन ऑफ द अर्थ, यानी कि प्लैनेट कैसे बने। तो सर जेम्स जी हमें बताती हैं कि हज़ारों साल पहले, करोड़ों लाखों साल पहले एक वाक़या हुआ, एक रेयर इवेंट हुआ। वो रेयर इवेंट क्या है उसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि एक सितारा था पूरी कायनात में, वो सितारा जो था उसको उन्होंने रैंडम स्टार का नाम दिया, और ये रैंडमली मूव कर रहा था, राइट। ये स्टार था एक, उसने कहा एक रैंडम स्टार था, वो कभी यहाँ पर मूव करता था रैंडमली, और कभी रैंडमली यहाँ पर मूव करता था, कभी यहाँ पर मूव करता था। पहला पॉइंट, राइट। ऐसा है कि वो रैंडमली मूव करते करते क्या हुआ, वो सूरज के पास आ गया। ये मैं सूरज बनाने लगा हूँ, दिस वन, ठीक है। ये सूरज आपका, ये सन है, ओके। तो वो सूरज के करीब आ गया। अब जब वो सूरज के करीब आया और वहाँ से उसने क्या किया, इसके ऊपर एक वेव फेंकी, अपनी सूरज की सतह के ऊपर अपनी वेव फेंकी। और सूरज की सतह के ऊपर जब उसने वेव फेंकी तो उस वेव ने उसके ऊपर ट्रेवल किया होगा, यहाँ पर वो थियरी बताती हैं। और उसके बाद जैसे जैसे वो करीब करीब आता चला गया, ऐसे जैसे जैसे एज इट केम नियरर एंड नियरर, और इसके बाद यहाँ पर एक माउंटेन बना, और फिर जैसे जैसे वो करीब आता गया तो माउंटेन ऐसे बड़ा होता चला गया, राइट। ये माउंटेन बन गया, ठीक है। ये थियरी बता रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। और उसके बाद क्या है कि फिर कई हज़ार साल के बाद, यानी कि जो एक हज़ारों सालों का प्रोसेस है ना ये, तो उसके बाद मूव करते करते उसने क्या किया, अब कितना टाइम है वो एग्जैक्ट नहीं हमें मालूम, तो उसने फिर अपनी मूव, इट स्टार्टेड टू गो अवे फ्रॉम द सन। तो फिर ये उससे दूर मूव किया दोबारा, अब ये उसकी सतह से दूर मूव करने लगा है, राइट। तो दरमियान में जो इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है और एक टाइडल पुल बनी है, तो उसकी वजह से ये पहाड़ जो था वो टुकड़े टुकड़े हो गया, एक स्मैश हो गया, ओके। इट स्मैश्ड इनटू पीसेस। और सूरज ने क्या किया, इन पीसेस को इस चारों तरफ में फेंक दिया ऐसे,
राइट। तो इन पीसेस को चारों तरफ में फेंका, तो वो पीसेस जो है वो कहता है वो सारे प्लैनेट्स हैं, और वो प्लैनेट जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाकर बैठ गए। ऐसे कोई कोई यहाँ पर था कोई प्लैनेट, कोई यहाँ पर था कोई प्लैनेट, यहाँ पर था, राइट, और कोई प्लैनेट यहाँ पर था। देखिएगा, बड़ा गौर से देखिएगा, कोई प्लैनेट यहाँ पर था, कोई यहाँ पर था, कोई यहाँ पर था। यही हमारे नेपच्यून हैं, यही हमारे प्लूटो हैं, यही हमारे मार्स हैं, यही हमारे अर्थ हैं। देख रहे हैं बेटा? तो इस तरह से वो कहता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम इस तरह से बना, राइट। सोलर सिस्टम हमारा इस तरह से बना, और हमारी इसी में एक ज़मीन है, और वो ये ज़मीन है, देखें ये मैंने आपको बना दी है, ये अर्थ प्लैनेट। तो कहता है, और ये देखें ये उस वक्त से उस सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, और ये देखें ये ज़मीन देखें इसके गिर्द मूव कर रही है उस वक्त से लेकर आज तक। ये देखिएगा, ये देखें ये मूव करती चली जा रही है, और ये इसी के चारों तरफ में इसके अराउंड द सन ये जब से लेकर आज तक मूव कर रही है, और ये हमारा प्लानिटरी सिस्टम है। जी जल्दी से बताइए, पॉइंट्स क्लियर हैं? शाबाश। यस सर। और जी अबिहा, हैरिस, यस सर। हैरिस, यस सर। जी जी बेटा। तो ये आपको क्रिएशन ऑफ द अर्थ समझ आ गई मेरे बेटे को? यस सर। जी जी शाबाश। आगे देखेंगे, हमारा एंड की तरफ हम जा रहे हैं। शाबाश, नेक्स्ट देखिएगा। ओके बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अब देखिए, अभी हमने देखा कि अभी हमारी ज़मीन बन गई है, हमारा प्लैनेट बन गया है, अर्थ प्लैनेट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम। प्लानिटरी सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस हुआ उसकी, और उस तरह से फिर वो किस तरह से आपका प्लानिटरी सिस्टम के बाद ज़मीन जो है वो वजूद में आ गई है। अब ज़मीन वजूद में आने के बाद उसके ऊपर लाइफ कैसे आई है, तो सर जेम्स जी हमें ये भी बताते हैं कि लाइफ कैसे आई। कई साल पड़ी रही ऐसे ही, ठंडी होती रही, नॉर्मल रही, फिर टेम्परेचर इस तरह से कम ज़्यादा, वो एक तब्दीलियाँ। अब उसके बाद एक इसके ऊपर जो चेंजेस आना शुरू हुई है ना, वो चेंजेस ज़रा देखिएगा अब किस तरह से। अब हमने ये देखना है कि ज़िंदगी की इब्तदा कैसे हुई है। तो यहाँ पर हमें वो बताते हैं कि सिंपल से ऑर्गेनिजम्स के तौर पर ज़िंदगी की इब्तदा हुई है। एक छोटा सा देखिएगा, मैं यहाँ पर एक जस्ट लाइक एक मैंने बैक्टीरिया की शक्ल बना लें, आप इसको सिंपल ऑर्गेनिजम्स कह लें बेटा, ठीक है। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स के तौर पर ज़िंदगी की इब्तदा हुई है, जो उसने मुख्तलिफ स्टेजेस ली हैं, फिर वो फिर आगे बढ़ा हुआ, फिर मल्टीपल शेप में आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट शेप में आया, ये इस शेप में आ गया, राइट। उसके बाद शेप बदलता रहा, और उसके बाद प्लांट्स यानी कि पौधे हो गए, फिर उसके बाद मैमल्स आ गए, फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स आ गए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। सर मैमल्स क्या चीज है? जी सॉरी, मैमल्स क्या चीज है? मैमल यानी कि ये जैसे दूध देने वाले जानवरों को कह सकते हैं आप, इनको मैमल्स कहा जाता है। ओके ओके। अच्छा, ये देखिएगा, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म देखिएगा, ये फिर चेन ऑफ लाइफ बना, फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कॉम्प्लेक्स होता चला गया, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग आ गए। अच्छा, उसके बाद उसने ये भी बताया हमें सर जेम्स जी ने कि इंसानों के अंदर जो है फिर बाद में कुछ चेंजेस आई। तो उसमें वो कहता है कि इसमें पहले फीलिंग्स आई हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर एम्बिशंस पैदा हुई हैं, और उसके बाद इसके अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी आई है, फिर उसके बाद ये रिलीजन आ गया। इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर। जी, और अब हम देखेंगे हमारा तकरीबन ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन यूँ कह सकते हैं आप कि हमारी जो कायनात है ये फ्राइटनिंग क्यों है। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड पूछता है आपसे कि फ्राइटनिंग क्यों है। फ्राइटनिंग का मतलब है हॉरिफाइंग, डराने वाली। लाइफ इसलिए, ये कायनात इसलिए डराने वाली है, इसके 4 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आपने यहाँ से देख लीजिएगा। ये इसलिए फ्राइटनिंग है हमारी कायनात क्योंकि बिकॉज ऑफ इमेंस डिस्टेंसेस, इसके अंदर डिस्टेंसेस जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते, इस वजह से हमें बड़ा खौफ आता है कायनात में। फिर वो कहता है ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम इतना फैलाव है, टाइम का इतना एक्सपेंशन है कि टाइम ख़त्म ही नहीं होता, इट नेवर कम्स टू एन एंड। और कहता है कि लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी ज़मीन इस कदर छोटी है पूरी कायनात के अंदर कि हमें खौफ आता है कि इतनी छोटी से रेत के ज़र्रे के ऊपर हम खड़े हैं, ठीक है। ओके, अगर वो ज़र्रा ख़त्म होता है, तबाह होता है, तो हम कहाँ पर जाएंगे, इस वजह से भी हमें खौफ आता है। और फिर कहता है कि हम अकेले हैं, लॉनलीनेस ऑफ आवर अर्थ, यानी हमारी ज़मीन जो है
वो बिल्कुल, क्योंकि देखें अब हमने जब देखा कि पूरी कायनात के अंदर ज़िंदगी कहाँ पर पॉसिबल है, वो अर्थ के ऊपर पॉसिबल है, राइट। और अर्थ क्या है पूरी कायनात के अंदर, अभी हमने इसका स्टेटस भी देख लिया कि हमें ऐसे लगता है कि हम एक हज़ारों लाखों करोड़ों, ठीक है, हज़ारों लाखों करोड़ों उनको भी मल्टीप्लाई करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, यानी कि इतने रेत के ज़र्रात, और फिर उसके बाद एक ज़र्रे के ऊपर भी उसने कहा कि कितना हिस्सा जो है, यानी कि उसके ऊपर समझ लें हम मौजूद है। तो यानी इतने छोटे हैं हम, इस कदर अकेले हैं पूरी कायनात के अंदर, ये वजह, ये हमारी खौफ की वजह बनती है। तो बेटा ये देखिएगा, हमारे पास लास्ट इसके अंदर आपने देखना है नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। देखें हर चीज़ के लिए टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है लाइफ को पॉसिबल होने के लिए, ठीक है। लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए आपको मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो लाइफ नीड सूटेबल फिजिकल कंडीशंस टू एग्जिस्ट, ये आपने बताइएगा। टेम्परेचर इज़ वन ऑफ देम, उनमें टेम्परेचर एक है, और टेम्परेचर उसका ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर चीज़ें लिक्विड हालत में हो, ठीक है, लिक्विड हालत यानी माया की हालत में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी हालत में आपकी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है हमारे ऐसे टेम्परेचर में पॉसिबल है। अब लास्ट में ज़रा देखिएगा, जो मैंने आपको शुरू में आपको बताया कि आपने शुरू में मुझे बताइए कि आपने क्या ऑब्जेक्ट देखा था, जल्दी से बताइए, शाबाश, कम ऑन, बिल्कुल स्टार्ट वीडियो में आपने क्या देखा था? सर अर्थ। अर्थ देखा था, ओके। और बेटा आप बाकी बच्चे बताएं क्या देखा था आपने? क्वेश्चन क्या किया था हमने शुरू में, बताइए क्या क्वेश्चन किया था कि सर जेम्स जीन्स ने अपने इस ऐसे का नाम द डाइंग सन क्यों रखा है, यही कहा था? इट वॉज द क्वेश्चन, बोलिए। Yes, sir. हाउ वॉज द क्वेश्चन? यस प्लीज, दिस वॉज द क्वेश्चन कि सर जेम्स जीन्स ने अपना ये जो ऐसे लिखा है उसका नाम द डाइंग सन क्यों रखा है। उसकी वजह यह है कि हमारा सूरज, डाई का मतलब होता है मरना, डाइंग का मतलब है मरता हुआ। तो जो हमने ये वीडियो देखी थी, इस वीडियो में हमें क्या नज़र आता है कि सूरज को ख़त्म होता हुआ हम देखते हैं। अब आपने इस वीडियो में देखा कि सूरज किस तरह से ख़त्म हो रहा है। अब आप सूरज का, सन का ब्लास्ट देख रहे हैं, सूरज का डिक्लाइन देख रहे हैं। तो यानी आप ये सूरज डिक्लाइन की तरफ कैसे जा रहा है, एक मतलब आप फिर देखिए, और इसका जवाब आपने हमें बॉक्स में देना है। ओके। ओके सर, अल्लाह हाफिज।